आपकी फिल्म ने 300-350 करोड़ रुपए कमाए, बट उससे कश्मीरियों को क्या मिला? एक सेकंड, ये सवाल आप किसी भी कश्मीरी पंडित को बुला लीजिए, उसे यहाँ बैठा लियो, उसे पूछे आपको क्या मिला। एक जो नैरेटिव था लेके कि कश्मीर भारत ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दुनिया को मिला। कश्मीर फाइल्स को लेकर राइट विंग ने भी बहुत सारे सवाल भेजे मुझे। हाँ ठीक है, आप पूछिएगा। उन्होंने एक सवाल, जैसे मुझसे कहा गया कि आपकी फिल्म ने 300-350 करोड़ रुपए कमाए। एक सवाल जो मेरे पास आया वो ये था कि आपने उसे फिर दोबारा री रिलीज किया और कहा कि 100 रुपए में दिखाओ, तो आपने क्यों किया? आप उसको मैंने नहीं किया, वो जी की फिल्म है, जी जो चाहे करे, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। तो कॉर्पोरेट हाउस है, जी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट विद द फिल्म। तो लोग गलत फहमी में, क्या लोग समझते ही नहीं है फिल्म का बिजनेस कैसे चलता है, राइट? तो आम आदमी को ये लगता है वो फिल्म, मतलब ये सवाल आया था कि फर्स्ट टाइम आपने एक पैसे कमा लिए, सेकंड टाइम में अगर उसे आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे डाल देते तो शायद और देश की बड़ी आबादी देख लेती, लेकिन उसको केजरीवाल ने बोला था कि फ्री में डाल दीजिए यूट्यूब में। वो तो पहली बार कहा था उन्होंने। हाँ, पर ये देखिए, ये सवाल, इनका जवाब कैसे कोई दे? यानी अब आप, यानी वो ये ऐसे ही सवाल है। तो अच्छा तुम बताओ, आजकल किसी कोई पूछे कि अच्छा आजकल अपनी बीवी को तुमने पीटना बंद कर दिया है कि नहीं, क्या जवाब दे इसका? हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। मतलब इसका क्यों अपनी बीवी को मारना बंद कर दिया, क्या बोले? बट ये एक, इसमें एक पार्ट और जो अभी भी ट्रेंड होता है ना, आई एम श्योर आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत आता होगा ये सवाल कि एक फिल्म ने मोटा पैसा कमाया बट उससे कश्मीरियों को क्या मिला? कश्मीरियों से विवेक अग्निहोत्री। नहीं, एक सेकंड, ये सवाल आप किसी भी कश्मीरी पंडित को बुला लीजिए, उसे यहाँ बैठा लियो, उसे पूछे आपको क्या मिला। आप जानना चाहते हैं क्या मिला? मैं बताता हूँ। आपने फिल्म देखी है? हम देखिए, मैंने फिल्म में आपने देखा था लास्ट का सीन गिरजा देवी का? मैंने सारे पूरी फिल्म देखी है, मतलब राइट। तो उनकी मुझे उनकी फैमिली से उनकी बहन का ईमेल आया और उसमें उन्होंने लिखा कि 30 साल से हमारे घर में किसी ने दीदी के बारे में बात नहीं करी थी, शब्द ही नहीं लिया था वो। आपकी फिल्म देखने के बाद हम सब लोग जूम कॉल पे इकट्ठे हुए और हम पूरी रात रोते रहे और उनकी बात करते रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव हील्ड एज अ फैमिली। किसी कश्मीरी पंडित से पूछिए उन्हें क्या मिला, एक बात। दूसरा पूछिए भारत को क्या मिला। क्या मिला? भारत को ये मिला, ये फिल्म कैपिटल में, यूके पार्लियामेंट में, जर्मनी में, दुनिया भर में एक जो नैरेटिव था लेके कि कश्मीर भारत ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दुनिया को मिला। इंडियन कॉकस के जो चेयरमैन थे उनको पता ही नहीं थी ये बात कि इंडिया ने इलीगली नहीं ऑक्यूपाई कर रखा है अमेरिका में। ही कॉल्ड अस, आई मेट हिम, आई मेड द प्रेजेंटेशन, ही सॉ द फिल्म। आज आपने देखा होगा वो अटलांटा के जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने अभी जब पहलगांव हुआ था तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया था। ज्यू कम्युनिटी जो जानती ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, वो जुड़ी। इंडो ज्यू पूरी की पूरी कमेटी है, ब्लैक्स आए हमारे साथ। एक जो अवेयरनेस हुई, जो जगह जगह फ्री कश्मीर के नारे लोग ऐसे लगा देते थे जैसे बच्चों का खेल है, वो आपने सुना है फिल्म आने के बाद कहीं पे? उसके बाद यासीन मलिक आज जेल के अंदर है। गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया है कि कश्मीरी पंडित आके अपना वो दर्ज करें। आज कश्मीर को लेकर अवेयरनेस खड़ी हो गई। मजाल है आज कोई कश्मीरी पंडितों के बारे में उटपटांग बात करके दिखाए। तो उस फिल्म में ऐसा नहीं है कुछ किया नहीं है, उस फिल्म ने एक बहुत बड़ी चेतना बदली है देश की और ये प्रूव करके दिखाया है। और उसके अलावा बॉलीवुड के लिए क्या किया उस फिल्म ने? उसने ये प्रूव करके दिखाया कि बिना स्टार्स के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी ग्लैमर के, बिना किसी सपोर्ट के, अगर ताकत है आपके सत्य के अंदर तो वो चीज़ लोगों तक जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा लिया, ये कोई ऐसा कमर्शियल फिल्म नहीं बनाई है। और दूसरा सवाल ये है, हम पिछले 2010 से मैं पैनी के लिए मोहताज तरीके से एक फिल्म बना रहा हूँ सिर्फ पैशन के कारण। हमसे तो किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि भाई तुम कैसे खाते हो, क्या करते हो, कहाँ ज़िंदगी कैसे चलाते हो। किस तरह से हमने वो फिल्म बनाई है। और वो जो फिल्म जो आई है, हम थोड़ी 350 करोड़ तो ये एक फिगर आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? जी की फिल्म है और प्रोड्यूसर्स हैं उसके अंदर। हम लोगों के पास जो पैसा आया उस पैसे से हम बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, इसमें तो कोई स्टूडियो नहीं है। मैंने वैक्सीन वॉर बनाई, वो किसके पैसे से बनाई? और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो नहीं चली, तो उसका पैसा तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि अच्छा विवेक यार उसका पैसा तुम्हें नहीं आया, चलो हम कुछ दे देते हैं। सवाल वो नहीं है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसमें इस तरह मूर्खता भरे सवाल। और ये सवाल कौन उठाता है? ये सवाल कश्मीरी पंडित तो नहीं उठाते हैं। नहीं, ये तो राइट वालों ने उठाए थे। हाँ राइट, वो तो ठीक है। राइट का मतलब देखिए, हर कोई जो भारत माता की जय या अयोध्या की फोटो लगाता है, इसका मतलब ये नहीं राइट है। अगर राइट विंग का जेन्युइन राइट है तो ये सवाल उठा ही नहीं सकता वो।
कैसे उठा सकता है? फिर तो हर मंदिर वाले से सवाल पूछना चाहिए, मंदिर में पैसे क्यों कमाए जाते हैं या मस्जिद में पैसे क्यों कमाए जाते हैं। पर फिर तो हर पॉलिटिशियन से पूछिए कि आप साहब, आप तो समाज सेवा करने आए थे, आपकी कोटियां क्यों हैं करोड़ों की। फिर मीडिया वालों से पूछना चाहिए, तुम तो सत्य की आवाज़ लेके आए थे, तुम्हारे 100-100 करोड़ के बंगले क्यों हैं, तुम्हारे बच्चे क्यों पढ़ते हैं हार्वर्ड में। फिर तो ये सवाल, फिर तो हर आदमी को आप खड़ा कर दीजिए कोर्ट में। मीडिया वालों से मेरे को आपसे ऑफ द रिकॉर्ड से लेकर ऑन द रिकॉर्ड पे लग रहा है बड़ी शिकायतें हैं विवेक जी को। नहीं, शिकायतें नहीं है, मतलब एक ही वर्ग के ऊपर फिर इंडस्ट्रीज लोगों से भी तो पूछना चाहिए ये बात कि वो देश जहां पे 100 करोड़ लोगों को सरकार पैसा देती है खाने का, वहां पे ये वैभव क्यों? गरीबों का खून चूस के, बेचारों को बेवकूफ बना के, यानी मैं सोशलिस्ट बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य बात है। मेरा मतलब ये कि देन ये सवाल जो है ये एक जनरल क्राइटेरिया होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर हर किसी से जो फिर नहीं, तो इसमें जो उनका लॉजिक आता तो है, शाहरुख खान साहब ने इतना पैसा बनाया, हॉकी की टीम के लिए क्या किया? मैं बता रहा हूं क्यों ये सवाल आता है। ये सवाल इसलिए आता है, एक, आपकी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया कई स्टेट्स में। सेकेंड, ये लोगों की मुहिम का असर था। जैसे ये फिल्म शुरुआत में जब आई, उससे ज्यादा मुझे लगता है इससे वर्बल जो पब्लिसिटी मिली, मैं कि इसने देखी, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, और फिर इस देश में एक मुहिम की तरह इसकी शुरुआत हो गई कि लोगों को कश्मीरी हिंदुओं का सेंटीमेंट देखना था। लोग डबल बार गए, अपने परिवार को लेकर गए, और तब इस वजह से एक वो स्टार्स जो फिल्मी दुनिया में बहुत बड़े स्टार नहीं थे, उसके बावजूद बहुत बड़ी फिल्म गई और जबरदस्त गई। तो लोगों का ये मानना था कि इससे उनका ही भला होना चाहिए, कि कौन लोग? एक मुहिम की तरह लोग मतलब कौन लोग? जो भी कौन लोग, कितने लोग, कहां कहाँ से? यानी ट्विटर में लिखने वाले 100, 50, 150, 200 लोग, यानी ये क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता। आम आदमी से ठीक है, आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो ठीक है। मैं इतना घूमता हूँ, मेरे को तो कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। मैं उस बात से भी हाँ, मुझसे जिस दिन कोई पूछेगा आई विल बी कंसर्न। अगर मुझसे कोई जेन्युइनली आदमी है, जैसे मैं आपके घर आऊँ, आप कहें विवेक साहब ये बताइए कि आपने यार इतना किया, ये क्यों नहीं, तब मैं समझूंगा। या मेरी जिंदगी बदल गई हो, या मैंने भी एक ब्रीच कैंडी में बड़ी सी बिल्डिंग बना ली हो 10 मंजिल की, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो वही आपके सामने बैठा हूं। इस बार तो कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है। हाँ, फिर इस बार कोई नहीं है। ओके, ये फिल्म 2 हिस्सों में आ रही है सर? हाँ, 2 हिस्सों में, मतलब 2 पार्ट में आएगी। देखिए, हम पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या था कि दिल्ली फाइल्स, हम दो चैप्टर से इसके, वो कहानी घूम के पहुंचती है एक जगह, तो दूसरा मैं बता नहीं सकता आपको अभी, लेकिन बताऊंगा टाइम आने पे। तो पहला बंगाल चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था। लेकिन मैं जब अभी निकला, अमेरिका दौरे पे गया भाषण देने अपनी फिल्म से भी रिलेटेड, तो मुझसे सब लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरे आपकी पूरी फिल्म तो बंगाल के बारे में, तो दिल्ली फाइल्स। तो मुझे लगा कम्युनिकेशन में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, और हॉलीवुड की तरह से इंडिया में लोग द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर नहीं समझेंगे, और जो हमारी जो ऑडियंस है वो अलग तरह की ऑडियंस है, वो इतनी हॉलीवुड ओरिएंटेड ऑडियंस नहीं है जो मेरी फिल्म जो देखने जाएगी। तो मेरे को ऐसा, तो फिर मैंने हाँ, मतलब इसका इनिशियली जो, मतलब मैंने बाद में समझ में आया मुझे, लेकिन इनिशियली ये था, ऐसा लगा कि शायद सिख दंगों की बातें होने वाली है। हाँ, कि तो दिल्ली फाइल्स का आपने जिक्र किया, तो आप सिख दंगों पे एक फिल्म बना रहे हैं। फिर बाद में जब बंगाल चैप्टर आया, तो मुझे लगा कि वो देश की राजधानी दिल्ली, देश की सियासत से जोड़कर आपने वहां से शायद जोड़ा होगा। हाँ, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, कंफ्यूजन वाली स्थिति है ये। हाँ, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए तो मैंने फिर एक वीडियो बना के डाला। ओ बाप रे, तो लाखों लोगों ने उसमें रिप्लाई किया कि नहीं, ये होना चाहिए, तो इसलिए उसका नाम बदल के फिर बंगाल फाइल्स। बट ये सिखों के जो नहीं, ये फिल्म पूरी 100% बंगाल के बारे में, हिंदुओं के नरसंहार पर। हाँ, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो वायलेंट कम्युनल वायलेंस जो है बंगाल की, जिसके कारण हमने बंटवारा हुआ, और जिसके कारण अभी आपने मुर्शिदाबाद में देखा, और जिसके कारण मतलब आने वाले वक्त में 1946 में जो हिंदुओं पर नरसंहार हुआ था, 2025 में जो हिंदुओं पर नरसंहार हुआ, दोनों को मिलाकर एक फिल्म बन रही है, या समथिंग लाइक दैट। या तो इसमें हिंदुओं का वर्जन एक तरीके से होगा, ऑफ कोर्स। अच्छा, कभी आपको लगा कि इसका एक दूसरा वर्जन नहीं बनना चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल्स? बिल्कुल बनना चाहिए, 100%। और मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर कोई बनाना चाहे तो मैं सच्ची उसको बहुत सपोर्ट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं डिसऑनेस्ट हो जाऊंगा। मुझसे कश्मीर के बारे में कई लोगों ने बोला कि अरे आपने उसमें मुस्लिम लोगों का क्यों नहीं बताया। खैर, लोग समझते नहीं है इस बात को। पहली फिल्म के पहले ही सीन में मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के को बचाता है आके, तो ऐसा नहीं है, हम कोई वो थोड़ी है कि हम इनह्यूमन टाइप के हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस बात का क्रिएटिव हक है या ये ईमानदारी होगी कि मैं मुस्लिम लोगों के बिहाफ पे बोलने लगूं। फिर तो मैं सेकुलर जैसी बात करने लगूंगा। आप सेकुलर नहीं है? मैं हिंदुस्तान में जिसको सेकुलर बोलते हैं वो सेकुलर नहीं हूं, वरना मैं नेचर से सेकुलर हूं। क्या है सेकुलरिज्म आपकी नज़र में? हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म, आपका सेकुलरिज्म क्या है? मेरा सेकुलरिज्म ये है कि जो भी आदमी एक पीसफुल अच्छा आदमी जो देश की तरक्की में, भारत को भारत समझता है और देश की तरक्की में
अपना योगदान देता है, अपना जीवन करता है, मैं उस आदमी को सेकुलर मानता हूँ। मेरी ये डेफिनेशन है। मैं ये मुस्लिम की साइड में इसलिए सेकुलर है या वो है, एक गलत बात है, गलत बात है। मैं भोपाल में बड़ा हुआ था। भोपाल में हर फ्राइडे को दंगा होता था और हमको ओल्ड भोपाल से जाना अलाउड नहीं होता था। मेरा स्कूल भी वहीं था, कॉलेज भी वहीं था। तो उस इलाके में इसलिए क्योंकि फ्राइडे को वहाँ पे दंगा होता ही होता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो जब नमाज ख़त्म होती थी तो वो लोग आके मारा पीटी करा करते थे। करेक्ट। उस वक्त में जब हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे तो कभी मुझे नहीं याद है कि कोई हमसे बोलता था तुम सेकुलर नहीं हो। कि हाँ, तो हो ही रहा है, दिख रहा है आंखों के सामने जो चल रहा है। लेकिन आज की तारीख में आप बोल नहीं सकते। आपको बोल दिया आप तुम कम्युनल हो, तो हिंदुओं को कम्युनल बना दिया गया और जो मुस्लिम अपीजमेंट को बिलीव करते हैं उनको सेकुलर बना दिया गया। ये जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेकुलरिज्म और बहुत स्ट्रॉन्ग ये जो हिंदुइज्म या हिंदुत्व जो भी आप बोलें, ये जो वक्त से हम गुजर रहे हैं, इन दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है। ये जनरली पॉजिटिव चीज़ों का कन्वर्जेंस होता है या नेगेटिव चीज़ों का होता है। पहली बार ये दो चीज़ों का इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अमेरिका में आप देखिए क्या घट रहा है, फ्रांस में क्या घट रहा है, ब्रिटेन में क्या घट रहा है। अभी ब्रसल्स कुछ दिन पहले गए थे हम लोग, वहाँ घट रहा है। ये पर इंडिया में बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। मतलब बहुत तेज ये धाराएं आ रही हैं और ये कन्वर्जेंस हो रहा है। और ये एक इतना डिसाइसिव क्रिटिकल मूवमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में, इसलिए बंगाल फाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट है।